इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज स्टार्ट करते हैं ये ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी में सबसे पहली चीज जो सबसे क्रूशियल और एक सबसे हीनियस क्राइम है वो है मर्डर। मर्डर को आप इस तरीके से समझें कि एक होमिसाइड से हम स्टार्ट करते हैं। होमिसाइड का क्या मतलब है? दो वर्ड से बना है, होमी होम एंड साइड, यानी कि होम का मतलब होता है ह्यूमन। आपकी स्क्रीन पे है, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ये आपका कुछ चीजें मैं साथ के साथ अंडरलाइन करते जाऊंगा, तो उसको आप अंडरलाइन कर लेना। होम का मीन्स मैन और साइड का मीन्स कट टू किल। तो होमिसाइड का मतलब वो किसी भी तरीके से अगर इंसान की मौत होती है, इंसान की डेथ होती है, मारा जाता है, काटा जाता है, तो वो होमिसाइड में आएगा। पर सारे होमिसाइड कल्पेबल नहीं होते। कल्पेबल मतलब पनिशेबल नहीं होते। जब हमने जनरल एक्सेप्शन पढ़े थे तो जनरल एक्सेप्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ये था, हमें ये आइडेंटिफाई करेगा कौन सा होमिसाइड कल्पेबल है, कौन सा होमिसाइड कल्पेबल नहीं है। तो अगर इसको आप चलिए ये आप अपने पास जहां पे वो कर रहे हैं वहां पे अगर एक डायग्राम बना सकते हैं तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाएं। ऊपर लिखिए होमिसाइड, होमिसाइड को नीचे दो पार्ट में डिवाइड करें। एक जगह लिखें कल्पेबल होमिसाइड और एक जगह लिखें लॉफुल होमिसाइड और एक्सक्यूजेबल होमिसाइड। तो जो आपके एक्सक्यूजेबल होमिसाइड है, जहां पे आपको एक्सक्यूज किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, आपको माफ किया जा रहा है, वो आपके जनरल एक्सेप्शन में आ गए। 7 साल से छोटा बच्चा किसी को मार रहा है तो उसको पनिशमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो इंटेंशन और कंसेंट क्रिएट नहीं कर सकते। हमने क्राइम की डेफिनेशन में पढ़ा था कि दो एलिमेंट चाहिए हमें, मेंसरिया और एक्सेसरिया। बेसिक एलिमेंट दो हमें चाहिए ऑफेंस के लिए। मेंटल इंटेंशन चाहिए, रॉन्गफुल इंटेंशन चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट चाहिए। एक बच्चे से किसी ने कह के रॉन्गफुल एक्ट करा लिया, लेकिन एक बच्चे को ये माना जाता है जो 7 साल से उम्र का बच्चा है, वो इंटेंशन फॉर्म नहीं कर सकता, क्रिएट नहीं कर सकता, या अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो वो एक्सक्यूजेबल है और कह सकते हैं लॉफुल होमिसाइड है। प्राइवेट डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या किसी और व्यक्ति को बचाने के लिए जो ऑफेंस किया है, यानी कि मर्डर हो गया है, तो वो भी हमारा एक्सक्यूजेबल है। तो लॉफुल होमिसाइड और अनलॉफुल होमिसाइड, या कह सकते हैं अनलॉफुल को आप कह सकते हैं कल्पेबल। कल्पेबल समथिंग विच इज पनिशेबल, जिसको आप पनिश कर सकते हैं। तो दो कैटेगरी में डालो आप होमिसाइड को, लॉफुल होमिसाइड एंड कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड में दो चीजें, पहले कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 299 में, आपके सामने नोट्स में यहाँ पे मेंशन है। Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पहला एलिमेंट कि इंटेंशन है कॉज करने की डेथ को, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death। इतनी बॉडीली इंजरी कर रहा है जिससे डेथ हो सकती है, लाइकली टू कॉज डेथ। और थर्ड है विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। थर्ड में नॉलेज। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ गया। पहले वाले में हम इंटेंशन की बात कर रहे हैं, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ, लेकिन थर्ड पॉइंट में इंटेंशन गायब हो गया। थर्ड कॉज में नॉलेज है, नॉलेज एंड इंटेंशन इज नॉट सेम। आपको नॉलेज है कि डेथ हो सकती है, लेकिन आपका ऐसा कोई इरादा नहीं है उसे मारने का। एक डॉक्टर है, मान लीजिए एक पेशेंट है, HIV पॉजिटिव पेशेंट है, ब्लड कैंसर का पेशेंट है, वहां जो उसने सिरिंज यूज की है, निडल यूज की है, वही निडल वो दूसरे में यूज कर रहा है। उसकी इंटेंशन नहीं है किसी को मारने, लेकिन उसको ये नॉलेज है कि अगर वो सेम सिरिंज निडल दूसरे में यूज करेगा, उसको भी ब्लड कैंसर हो सकता है, उसकी भी डेथ हो सकती है। तो कल्पेबल होमिसाइड में नॉलेज थर्ड हमारा एलिमेंट है जो होमिसाइड को कल्पेबल होमिसाइड बनाता है। इंग्रेडिएंट्स, यही तीन बात जो हमने बात करी है, ये तीनों चीजें यहाँ इसके इंग्रेडिएंट्स में तीन हेडिंग्स में मेंशन। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, intention of causing such bodily injury is likely to cause death with the knowledge that he is likely by such act to cause death। उसे पता है, इंटेंशन नहीं है, लेकिन नॉलेज है कि इससे उसकी डेथ हो जाएगी। यहाँ पे इसमें आप एक चीज अंडरलाइन कर सकते हैं, नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंशन। अच्छा, अब हमने कहा कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड में आपका 299 में डिफाइन किया
कि कोई भी ऐसी डेथ जहां पे लाइकली नॉलेज टू कॉज डेथ है, लाइकली टू कॉज डेथ है, इंटेंशन टू कॉज डेथ है, आपकी वो होमिसाइड है। लेकिन सेक्शन 300 में मर्डर को डिफाइन करता है। तो ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, बट ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। समझते हैं? पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है ये। सेक्शन 300 हमारा बोलता है when an act is done with the intention of causing death, ये सेक्शन 3 मर्डर एक्सेप्ट इन द केसेस यहाँ पे एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। जो यहाँ पे सिचुएशन दे रखी हैं उन सिचुएशन को, जो एक्सेप्शंस हैं, इसके अंदर 4 सिचुएशन है और 5 एक्सेप्शंस है। सेक्शन 3 में मर्डर को कैसे डिफाइन किया गया है, उसमें 4 तरह की सिचुएशन दे रखी है कि इन सिचुएशन से अगर मर्डर हुआ है, होमिसाइड हुआ है, तो वो मर्डर की कैटेगरी में आएगा। 5 एक्सेप्शन दे रखे हैं कि जहां पे उन्हें मर्डर नहीं मानेंगे, कल्पेबल होमिसाइड मानेंगे। तो इसको आप इस तरीके से देखिए कि आप एक बड़ा सर्कल बनाएं, और जैसे मैं बोल रहा हूं आप उसको 3 डायग्राम एक डायग्राम बनाएं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया क्लैरिफाई होगा। जब मैंने होमिसाइड की बात करी तो होमिसाइड एक बड़ा टर्म, होमिसाइड यानी किसी भी तरह की किलिंग। उसके अंदर फिर हमने बात करी कल्पेबल होमिसाइड। इसके हमने 3 सिचुएशन हमने देखी 299 में कि क्या है वो। अगर होमिसाइड हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, कॉजिंग इंटेंशनली कॉजिंग डेथ हो रही है, या इंटेंशन बॉडीली इंजरी हो रही है, लाइकली टू कॉज डेथ है, या फिर नॉलेज है कि उससे डेथ हो सकती है, तो वो भी होमिसाइड है। थर्ड कैटेगरी है मर्डर। मर्डर में 4 सिचुएशन है, उन 4 सिचुएशन में अगर डेथ होती है तो वो मर्डर है। उसके बाद 5 एक्सेप्शन दे रखे हैं, उन 5 एक्सेप्शन अगर वो अप्लाई होते हैं तो वो डेथ की कैटेगरी में नहीं आएगा, कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा। अब वो 4 सिचुएशन जो हमारे इसमें दे रखी हैं उनको एक बार देखते हैं। सर आप कह रहे हैं कि 4 सिचुएशंस दे रखे हैं जिसके अंदर वो मर्डर माना जाएगा, बट देयर आर स्पेसिफिक थिंग्स वी कैन डू, लाइक मतलब मर्डर के और भी तरीके होते हैं। तो ये 4 स्पेसिफिक ही मतलब वो स्पेसिफाइड रहेंगे या फिर वो चेंज भी हो सकता है? वो और क्या तरीके हम बात कर रहे हैं, पानी में और डुबो। जो सारे तरीके हैं ना वो इसमें आ जाएंगे इन 4 सिचुएशंस में। सर वो 4 सिचुएशंस में मेरे को दिखे नहीं, मैं इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया एक बार। अच्छा कोई बात नहीं। क्या एग्जांपल है उसका जो और सिचुएशन की बात कर रहे हैं? सर पानी में डुबो के मारना, अच्छा ठीक है। फायर वो अभी कर। हम इन 4, हाँ, इन 4 सिचुएशन को, इन कंटेंट्स को समझते हैं, फिर उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। जैसे पहला यहाँ पे बोला है कि इन व्हेन एन एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अब 299 में जो बोला था कॉजिंग डेथ, और वो यहाँ पे जो बोला है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझना कि डिफरेंस क्या है। When an act is done with the intention of causing death, the degree of intention required is very high. एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल लेते हैं। एक इसमें एग्जांपल ये मेंशन है कि झाड़ियों के पीछे एक आदमी है, और उसको मारने के लिए ए को मालूम है कि झाड़ियों के पीछे आदमी है, तो वो बी को कहता है, उसके पास गन है, बी को कहता है कि झाड़ियों के पीछे गोली मार दे, वहां पे कोई जानवर है। बी उसकी बात पे विश्वास करके वहां गोली मार देता है, और वहां पे एक ही डेथ हो जाती है जो झाड़ियों के पीछे था। यहाँ पे क्या हुआ, एक्ट डन हुआ विच इज विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। दूसरी तरफ एक सिचुएशन है, ए सामने से आ रहा है, बी तलवार लेके आता है, और बी उसके पेट में मार देता है। यहाँ पे भी एक्ट हुआ विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। दोनों में कुछ डिफरेंस है, यस पहले एग्जांपल में और सेकंड एग्जांपल में यस सर। क्या डिफरेंस है? First Sir, was second. unknowingly done, sir. अननोइंगली बाय द बी, पर ए तो उसको लाइकलीहुड था कि झाड़ियों के पीछे है, उसको डेथ हो जाएगी और गोली लगेगी। यहां बी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ए की बात कर रहे हैं। पहले केस में ए ने बी से कहा झाड़ियों के पीछे कोई आदमी है, कोई जानवर है, उसे गोली मार दो, उसे पता है कि वहां पे कोई आदमी है। दूसरे केस में ए ने बी सी सामने से आ रहा है, उसको तलवार से मार देता है। दोनों में इंटेंशन कॉजिंग डेथ की है, कोई डिफरेंस है? डिफरेंस किस चीज का है? He did not do it directly in the first case. Intention. ओके, दोनों में डिफरेंस है डिग्री का, इंटेंसिटी का, प्रोबेबिलिटी का।
पहली वाली सिचुएशन में पॉसिबिलिटी थी 1%, 2%, 10% चांसेस थे कि बंदा बच सकता है। हो सकता है जब उसने गोली चलाई वहां पे ना हो, झाड़ियों से हट गया हो, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में जब उसने तलवार उसके पेट में घुसा दी तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो क्लियर। तो अगर प्रोबेबिलिटी डिग्री हाई है तो मर्डर होगा, डिग्री लो है, लाइकलीहुड है तो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, मर्डर की कैटेगरी से बाहर आ जाएगा। अभी और एग्जांपल इसका और देखेंगे। सेकंड एलिमेंट देखते हैं एक बार इसका। inflicting of bodily injury which is the offender knows is likely to cause death। यहां पे ऑफेंडर को मालूम है कि जो इंजरी वो है उसको बॉडीली इंजरी है जिसमें अगर वो मारेगा तो उससे डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बी को कोई बीमारी है, मान लीजिए उसको कैंसर है या कोई और चीज है पेट में, ए को ये चीज मालूम है, अगर एक पंच मारेगा उसकी डेथ हो जाएगी और वो उसके वहां पे पंच मारता है। बेशक उसने पंच मारा, एक ही पंच मारा विच इज नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स सफिशिएंट टू कॉज डेथ, बट यहाँ पे उसको मालूम है इंफ्लिक्टिंग बॉडीली इंजरी विद द ऑफेंडर नॉज लाइकली टू कॉज डेथ कवर्स स्ट्रिप वेयर द ऑफेंडर हैज स्पेशल नॉलेज। यहाँ पे ऑफेंडर को क्या मालूम है? स्पेशल नॉलेज अबाउट द विक्टिम्स कंडीशन एंड कॉजिंग हार्म इन सच अ मैनर which causes death of the person state the offender know that his act likely to cause death। अगर हम पहली वाली सिचुएशन में देखें जहां कल्पेबल होमिसाइड था, वहां पे ये मानिए कि ए ने बी को बॉडीली इंजरी पहुंचाने के जिससे कि डेथ हो जाए, एक बहुत गहरा मान लीजिए कुआं है, बहुत गहरा कुआं है, उस कुएं के ऊपर की दीवार वगैरह हटा दी और वहां पे झाड़ डाल दिए, कुएं को ऊपर कवर कर दिया जिससे पता ना चले कि वो कुआं है। और एक जो बी जो है वो रेगुलरली वहां से निकलता है, उसे पता है कल निकलेगा, गिरेगा, उसको चोट लगेगी, इतनी चोट लगेगी मर जाएगा कुएं में। ये किया। यहाँ पे जो डिग्री है और जो दूसरे वाले केस में डिग्री में डिफरेंस है, दोनों में लाइकलीहुड है, दोनों में लाइकलीहुड है इंजरी का, लेकिन दोनों की डिग्री में डिफरेंस। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है और पहले वाले केस में प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी, दूसरे में जहां उसने कुएं के ऊपर झाड़ लगा दिया एक वो इंडिकेशन देने के लिए, वहां पे प्रोबेबिलिटी लो है कॉजिंग डेथ। एक बार आगे देखते हैं। बॉडीली इंजरी विच इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। जैसे तलवार का एग्जांपल लिया था, गया और पेट में मार दिया, गले पे मार दिया, तो जो इंजरी थी वो सफिशिएंट थी कि कॉज डेथ होगी, सफिशिएंट है, उसमें कोई प्रोबेबिलिटी कोई डाउट नहीं। और फोर्थ कंडीशन, कमीशन ऑफ एन इमिनेंटली डेंजरस एक्ट विदाउट एनी लेजिटिमेट रीजन विच वुड कॉज डेथ। अच्छा, पहले वाले में क्या था? नॉलेज की बात थी। कल्पेबल होमिसाइड में हमने थर्ड एलिमेंट जो पढ़ा था वहां पे ये कहा था कि ऑफेंडर को नॉलेज है दैट मे कॉज डेथ, इंटेंशन नहीं है, नॉलेज थी। हमने डॉक्टर का एग्जांपल लिया सिरिंज। फोर्थ एग्जाम, ये जो मर्डर का फोर्थ सिचुएशन है, ये किस तरह का एग्जांपल? इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी लेता है गन अपने हाथ में, मार्केट में जाता है, अमेरिका में हम बहुत कई बार सुनते हैं, और मार्केट में धड़ 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 गोली चला देता है। अब उसको ये तो नॉलेज है, इतना डेंजरस एक्ट है, कोई ना कोई तो मरेगा, उसकी कोई इंटेंशन नहीं किसी पर्टिकुलर पर्सन को मारने की, लेकिन उसे ये मालूम है इतना डेंजरस एक्ट है कि कोई ना कोई मरेगा, तो वहां पे भी ये कंसीडर किया जाएगा मर्डर। अच्छा, अब इंटेंशन जो होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंशन की, इसको एक बार, ठीक है, इंटेंशन और नॉलेज की जो हमने डिफरेंस किया कि जरूरी नहीं कि इंटेंशन हमेशा हो, अगर उसको नॉलेज भी है तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट कि वो कॉज हो सकती है। डिपेंड करता है डिग्री कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। अब इसमें जो एक्सेप्शन दिए हैं वो एक्सेप्शन जो एक मर्डर से चीजों को बाहर निकालते हैं। पहला एक्सेप्शन है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, यानी कि कोई ऐसा एक्ट हुआ है जिसकी वजह से सडनली एक पर्सन बहुत प्रोवोक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड है, आर्मी में है फॉर एग्जाम्पल, या नेवी में है, वो अपने घर जाता है छुट्टी में, उसकी वाइफ को पता नहीं वो घर आ रहा है, जब वो घर जाता है और बेडरूम खोल के देखता है तो उसकी वाइफ किसी और आदमी के साथ वहां पे है, तो दिस कॉल सफिशिएंट फॉर ग्रेव प्रोवोकेशन। वो वहीं का वहीं उसे शूट कर देता है। मान लीजिए वहां से
नाइफ लेता है वो, और नाइफ उस आदमी को भी मार देता है, वाइफ को भी मार देता है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। लेकिन अगर वो उसको छोड़ के वहां से वापस चला जाता है, वापस जाता है और अगले दिन बंदूक लेके आता है और जो आदमी था उसके घर जाता है, उसे गोली मारता है, तो क्या ये सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन की कैटेगरी में आएगा? क्योंकि उसे एक दिन का टाइम मिला शांत होने का, समझने का कि क्या करना है। उसके बाद जब उसने मर्डर किया या उस आदमी को मारा, दैट वाज प्लान्ड मर्डर। सर नहीं होगा, इंटेंशन होगा, इंटेंशन है ना, एक दिन का टाइम मिलता है दिमाग ठंडा करने के लिए, उसको राइट, बस उसने सोचा, बंदूक उठाई और जाके मार दिया एक दिन के बाद। राइट। सेम सिचुएशन जो थी वो थी हमारे केस में केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 में। ये केस था, ये लास्ट केस था इंडिया में जिसके बाद जूरी सिस्टम जो था वो खत्म हो गया था। इससे पहले जूरी बैठती थी और जूरी ने नानावती को नॉट गिल्टी किया। फिर ये हाई कोर्ट में गया, वहां पे मैटर हुआ और वहां पे उसको गिल्टी ठहराया गया। और इसकी अक्षय कुमार की मूवी भी है, वो इसी केस पे बेस्ड है, Yeah. नाना Correct, केएम correct. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये आपका एग्जांपल है राइट साइड पेज में, पेज नंबर 42 में। इसमें सिमिलर सिचुएशन था कि कंडीशन यही थी कि उसको टाइम मिल गया और टाइम मिलने के बाद उसको हम सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन की कैटेगरी में नहीं ला सकते। नेक्स्ट, सेकंड एक्सेप्शन जो है, व्हेन द पर्सन एक्सीड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हमने जब सेल्फ डिफेंस को समझा था तो सेल्फ डिफेंस में हमने कुछ चीजें देखी थी कि सेल्फ डिफेंस कब स्टार्ट होता है और कब तक रहता है। तो सेल्फ डिफेंस का राइट जब तक रहता है जब तक आपके ऊपर वो थ्रेट है। मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, 4 लड़के आए डंडा लेके एक लड़के को मारने के लिए। अब लड़के को मारने के लिए, डंडे से मारने के लिए आए हैं, लड़के ने बंदूक निकाल ली, उसके पास गन है, गन निकाल ली, और लड़का गन देख के लड़के भाग वापस चल जा रहे हैं। जब वो वापस जा रहे हैं, पलट लिए तो उनको उन्होंने गोली मार दी। यहाँ पे क्या हुआ? एक्सीड हुआ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एक चीज। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में एक लड़का है और एक दूसरा लड़का है, उसको थप्पड़ मार रहा है। थप्पड़ मार रहा है, एक मारा, दो मारा, 4 मारे, 5 मारे, मारे जा रहे हैं। उसका भाई देख रहा है, उसका भाई इसको गन निकाल लेता है, बोला छोड़ दे मेरे भाई को, ना गोली मार दूंगा। वो नहीं मार छोड़ता, वो उसे गोली मार देता है। क्या ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? सर मेरे हिसाब से तो पहला वाला भी नहीं था। पहले वाला भी नहीं था, और सेकंड वाला? सेकंड वाला तो बिल्कुल नहीं था सर। सेकंड जा, वाला भी जाके रोक लेता। रोक लेते। अच्छा, नहीं, वो जो लड़का था ना, इसको थोड़ी सी इमेजिनेशन करो कि ये जो भाई हैं दो, ये हैं सीकड़ू से, और वो जो बंदा है वो 6.5 फुट का पहलवान आदमी है, रेसलर है समझ लो। उसे पता है कि वो एक हाथ उसे ही मारेगा तो वो भी मर जाएगा, वो भी गिर जाएगा, नहीं बचा पाएगा। इस सिचुएशन में सर मेरा सीन डिफरेंट है, मैं तो तब भी जाके भिड़ जाता। नहीं, नहीं, वो तो भिड़ जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में एग्जांपल को हम देखते हैं कि क्या वो कर पाए, क्या उसको हम डिफेंस मानेंगे? नहीं सर नहीं मानेंगे, वो तब भी मतलब लोगों को बुला सकता था। लोगों बुला सकता। उसने अपना डिफेंस जो एक्सीड किया, वो थप्पड़ मार रहा था, चाटा मार रहा था। इतना डिफेंस, मर्डर का डिफेंस नहीं था कि वो गोली मार। Yeah. तो यहाँ जो एक्सीड का डिफेंस आया, अच्छा दोनों की अब इंटेंसिटी देखो। ये तो सिचुएशन था थप्पड़ मारने वाली। दूसरी सिचुएशन में क्या था कि 4 लड़के आए, मान लो जी 4 लड़के आए, घर में घुस गए, घर में घुस गए, और उसको क्या आज उसके हाथ पैर तोड़ेंगे। वो जो बंदा था घर में था, उसके पास गन थी, वो उठ जाता है, 4 लड़कों को देख लेता है, उनको चारों को गोली मार देते हैं। अब पहली वाली सिचुएशन में जब हमने एक्सीड किया राइट ऑफ डिफेंस अनइंटेंशनली, यहाँ पे जो भाई का सीन था, भाई बचा नहीं पा रहा था, रोकना चाह रहा था, लेकिन उसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड किया, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आ सकता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। दूसरे वाले केस में जब 4 लड़के कूदे और मारने के लिए आए और गन देख के भागने लगे, और पीछे से उसने कहा बंद कर दरवाजे ने, जान से ही मारना है, उस केस में क्या हुआ? इंटेंशनली मर्डर हुआ। उस केस में एक्सीड भी नहीं हुआ, वो मर्डर की कैटेगरी में आए।
तो दोनों में ही हमें जब मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड की हम चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो वी नीड टू कंपेयर द इंटेंसिटी एंड डिग्री, वो चीजें हमें यहाँ देखनी है। एक इसको देखते हैं आगे। एक्सेप्शन 2 हुआ हमारा एक्सीड द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। थर्ड है व्हेन द पब्लिक सर्वेंट एक्सीड हिज पावर। अब पब्लिक सर्वेंट है, एक चोर है, चोर को उसने पकड़ा, चोर उससे छोड़ के भागने लगा और उसने सिर पे उसकी गोली मार दी। ये क्या हुआ? हाँ करण बोलो। सर वो तो ये भी हो सकता है ना कि मतलब वो भागते भागते उससे ही गोली गलत लग गई हो। नहीं, वो इफ एंड बट्स तो कोर्ट में प्रूव होगा। चोर है, पुलिस हाँ जी। सर्वेंट, पुलिस ऑफिसर है, उसका काम है उसको पकड़ना, चोर को पकड़ रहा है, उसकी पावर है चोर को पकड़ने की, पर वो उससे छुड़ा के भाग रहा है। सर गोली कहाँ पे मारी है? लाइक उसने सर पे, बॉडी सर पे पे। मारी, सर पे मारी या पैर पे? सर पे मारी। सर Then फिर तो he is गलत है सर, वो exceeding. पैर पे भी He's शूट a कर सकता murderer. था। तो ही एक्सीडिंग हिज पावर बट ही इज नॉट मर्डरर। It would count culpable homicide not amounting to murder. It would come under this exception. सर लेकिन हमेशा डायरेक्टेड होता है कि अगर कोई भाग रहा होता है तो पैर पे गोली चलानी चाहिए। अगर उसकी गोली लग रही है हेड पे तो वो एक तरीके से वो इंटेंशनली है कि उसने हेड पे ही मारी है। नहीं, अब इसमें देखिए इफ एंड बट्स फैक्ट्स को लेके बहुत चीजें आएंगी। अब मान लीजिए कि मैं पैर पे मार रहा था, वो बैठ गया और सिर पे लग गई, देन द केस इज डिफरेंट, देन ही इज नॉट एक्सीडिंग हिज पावर। गेटिंग माय पॉइंट? यस अगर वो सर। एक्सीड कर रहा है पावर, उसको डायरेक्शन है कि अगर कोई भाग रहा है, कोई ऑफेंडर है भाग रहा है, तो आप उसे पकड़ो, पहली बात तो पकड़ने की कोशिश करो, फिर भी लग रहा है तो पैर पे गोली मारो, ये पावर में है उसकी। लेकिन उसने कहा मारी, सिर पे गोली मारी या बैक में गोली मारी, तो वहां पे उसने पावर को एक्सीड किया पावर, तो है तो उसकी पावर थी लेकिन एक्सीड किया, तो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, मर्डर में नहीं आएगा। ठीक है? सर मर्डर में कब यस आता? सर। मर्डर में कब आता? जब वो पुलिस ऑफिसर नहीं होता, क्योंकि एक आम आदमी को क्या पड़ी किसी को पकड़ने की? पुलिस ऑफिसर को काम दिया गया, वो पकड़ रहा है चोर को, और चोर उसके से भाग रहा है। अगर भाग रहा है चोर तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उससे पूछा जाएगा तेरे कब्जे से चोर कैसे भाग गया, कहीं तू तो इन्वॉल्व नहीं है, पैसे खा के तो नहीं भगाया उसको, उसमें क्वेश्चन आएगा, तो उसपे एक प्रेशर है माइंड पे। सर अगर वो इससे पुलिस हाँ बोलिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। हाँ जैसे कि अगर अब वो जेल के अंदर ही पुलिस वाला उस बंदे को जेल के अंदर होते हुए ही गोली मार देता तब तो मर्डर ही होता वो। मर्डर है, तब तो वो कंफर्म मर्डर में ही आता। कंफर्म मर्डर है। जेल के अंदर है, भागेगा ना, जेल के अंदर है, भागेगा। ठीक है सर। तो जेल के अंदर गोली चलाना आपका राइट नहीं है, तो वो एक्सीड हुई नहीं पावर। सर जो ये एनकाउंटर किलिंग्स होते हैं इसमें पुलिस वाले रोज मार देते हैं लोगों को। करेक्ट। फोर्स्ड एनकाउंटर किलिंग्स जो होती हैं, तो उसमें तो उनको आराम से दे गेट द बेनिफिट ऑफ डाउट। अब यही प्रॉब्लम है, जैसे अभी वो कानपुर वाला उसका हुआ था, वो सबको क्लियर कट मालूम था कि वो मर्डर, उस पर एसआईटी क्रिएट हुई है, बनी है, वो चीजें चल रही है। अब एक और जो हुआ था, डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, वहां पे जो कल्प्रिट्स थे उनका एनकाउंटर हुआ था, उसमें लोगों ने बड़ी शाबाशी दी थी, उसमें बड़ी प्रेज किया था पुलिस को कि ऑन द जी। स्पॉट इंसाफ कर दिया। हाँ। पर दोनों ही सिचुएशन में लॉ ब्रेक हुआ, अनजस्टिफाइड हुआ। अनजस्टिफाइड इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस को अगर आपने जस्टिफाइड कर दिया उसको किलिंग, तो आज उसने जस्टिफाइड किलिंग की है, कल को अनजस्टिफाइड किलिंग करेगा। अब सवाल होता है बात प्रूफ का कि कोर्ट में क्या प्रूफ होगा, वो प्रूफ की बात कोर्ट में होगी। अब उसे चैलेंज कौन करेगा? चैलेंज या तो कोर्ट सुमोटो ले सकती है, स्टेट एसआईटी क्रिएट्स होती हैं फॉर द सेक ऑफ इंक्वायरी, एसआईटी क्रिएट होगी, वो अपनी रिपोर्ट देगी कि भाई ये पुलिस वालों ने जो किया था वो बाहर रखते। अब नॉर्मली क्या दिखाते हैं पुलिस वाले जब भी एनकाउंटर होता है, कि वो भाग रहा था और अटैक कर रहा था। अच्छा, मर्डर के केस में उनको गोली मारने का राइट है। अगर कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस का ऑफेंडर है, जिसको डेथ ऐसी पनिशमेंट है जिसको डेथ सेंटेंस हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उस केस में वो गोली मार सकते हैं, नॉट फॉर किलिंग बट टू स्टॉप, उसको गोली मारने का राइट है। तो एनकाउंटर में जब होता है तो वो वहीं पे वही बेनिफिट है। ठीक है? तो हमारा थर्ड एक्सेप्शन हुआ व्हेन द पब्लिक सर्वेंट एक्सीड्स हिज पावर। फोर्थ एक्सेप्शन है सडन फाइट।
हाँ करण कुछ बोल रहे? हाँ सर, वो एक जैसे एक यूएस में केस आया था जिसकी वजह से इतने प्रोटेस्ट चले थे, ब्लैक लाइफ मैटर ये वगैरह, जब वो पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट करने के चक्कर में उसकी गर्दन पे इतना प्रेशर डाल दिया कि वो मरा। बट शायद उस पे इतना अभी तक कोई ऐसा खास एक्शन लिया नहीं गया है। तो ये भी तो है कि पुलिस वाले अपना एविडेंस वगैरह भी अलग से ही दिखाते हैं, या फिर गवर्नमेंट ही बचाने की कोशिश करती है। देखो करण, इसमें ना हम जो चीज कर रहे हैं उसमें दो चीजें। एक चीज है कि लॉ क्या कहता है, दूसरी चीज है कि आप उसे प्रूव कैसे करो। अब अगर पुलिस वाले ने एक्सीड की है पावर, पावर एक्सीड की है जो वो कर रहा है, क्या वो एक्सीडेंट की कैटेगरी में आता है? जब कोर्ट में केस जाएगा, अगर उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, उसकी रिपोर्ट आई होगी, वो अपना बात बताएगा क्या है। क्या अगर एक्सेप्शंस में से आता, अब प्रैक्टिकली रियल लाइफ में एक्चुअल में होता क्या है, वो इतना नहीं हो। पुलिस वालों को एक्सेप्शंस मिल जाता है अनऑफिशियली, और कह सकते हैं अनऑफिशियली उसको एक्सेप्शन मिल जाता है, उन पे इतनी बात आती नहीं है जब तक कि कोई हार्डकोर सीरियसली लगे ना। अगर एक आदमी ने किसी का मर्डर किया है तो उसकी पैरवी कौन करती है? पुलिस करती है, स्टेट करती है। पुलिस वाले ने मर्डर किया, उसकी पैरवी कौन करेगा? उसकी पुलिस वाले ही, किसी और कैटेगरी के पुलिस वाले, सीबीआई समझ लो या कोई और समझ लो, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेट जो करते हैं, जिस टाइम पुलिस मर्डर कर रही है उस टाइम उस सिनेरियो में और कोई नहीं होता, पुलिस वाले केस में कोई विटनेस नहीं होगा, कोई एविडेंस नहीं होगा, वो वहीं जो स्टोरी बना रहे हैं। अब जैसे कानपुर वाला जो केस होता है वो तो क्लियर कट था, पुलिस ने पहले ही रोक दिया था, बाकी रिपोर्टर्स वगैरह को पहले वाले बैरिकेड पे रोक दिया था, रेड लेक पे। आगे से वो गए थे तो ये क्लियर कट था, कंफर्म था, और एक पुराने रिटायर्ड डीआईजी ने उसने कंफर्म भी किया था कि उसने डेथ वारंट साइन कर लिया, उसकी डेथ कंफर्म है। पहले ही बता दिया था उसने कि जब पकड़ा जाएगा उसको गोली ही लगी और कुछ नहीं होगा। वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ इस वाले केस में, कानपुर वाले केस में सबको पता है कि वो गोली मारी है उसको, सीधे सीधे मर्डर। तो लेकिन कुछ हुआ नहीं और एसआईटी बनेगी, स्टार्टिंग में न्यूज होता है, बाद में वो न्यूज गायब हो जाती है। तो प्रैक्टिकली चीजें अलग होती हैं, थियोरेटिकली अलग होती हैं। थियोरेटिकली यही है कि हमने समझना है, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हम उसे चैलेंज कर सकते हैं। तो वो उस एक्सेप्शन में आता है कि एक्सिट किया या नहीं किया, अगर प्रूव हो जाए तो एक्सिट किया तो देन ही इज पनिशेबल, अदरवाइज नो। अच्छा, फोर्थ एक्सेप्शन हमारे पास क्या आता है? सडन फाइट। अब सडन फाइट में क्या है कि आपको इंटेंशन नहीं थी किसी को मारने की, आप रास्ते में जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, दूसरी बाइक के टक्कर मार दी, दो लोग उतरे और लड़ने लगे, एक ने उठाया उसे फेंक दिया, पीछे लगी थी, चोट लगी थी, कुछ उसको चोट लगी और मर गई। तो वहां पे ऑन द स्पॉट अगर हुआ है, अब इसमें चीज ये है कि सडन फाइट में एक्सीडेंट है या कॉजिंग डेथ। एक्सीडेंट होता कि उसने धक्का दिया और पीछे कुछ पड़ा था उसके ऊपर गिरा, वो डेथ हो गई। कॉजिंग डेथ होगा, इंटेंशनली कॉजिंग डेथ होगा जो ऑन द स्पॉट अराइज हुआ है, कि वहां पे उसके हाथ में चाकू आया, चाकू लाके उसे पेट में मार दिया। तो उस केस में भी मर्डर नहीं होगा, लेकिन ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। सडन फाइट मींस व्हेन द फाइट वाज अनएक्सपेक्टेड, there was no intention of either of the parties to kill or cause the death of any person. It is not important for the fact that which party has first assaulted or who have offered a provocation. इसमें ये मैटर नहीं करता कौन सी पार्टी ने पहले शुरू किया या किसने प्रोवोक किया था। सडन फाइट थी, फाइट हुई, किसी की इंटेंशन नहीं थी। अब ये कैसे पता चलेगा इंटेंशन नहीं थी? अब यहाँ पे एक केस मेंशन है, राधेश्याम वर्सेस नादर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इसमें क्या हुआ कि एक आदमी ने इसको बताया कि भाई आपके बछड़े को उसने अपने उसमें बांध दिया जमीन पे, फॉर एग्जाम्पल। अब वो जाता है उसको गाली देने जाता है, ए के बछड़े को बी ने अपने जमीन में बांध दिया या अपने अंदर घुसा लिया। अब ए जाता है बंदूक लेके और बी को गालियां देता है, बी कहता है भाई गाली मत दे, वो उसको गोली से मार देता है। क्या ये सडन फाइट है? बी जो था उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई हथियार नहीं था, लठ नहीं था, कुछ नहीं था। तो ए ने यहाँ पे जब गोली मारी तो ये सडन फाइट की कैटेगरी में नहीं आया, कहीं ना कहीं वो इंटेंशनल था उसके गोली मारनी है, तभी वो बंदूक लेके गया वहां पे, इरादा बना के आया था। Murder. इरादा बना के आया था। This is murder then. दिस इज मर्डर, तो इट विल नॉट कम अंडर दिस एक्सेप्शन। अच्छा, पांचवा है एक्सेप्शन कंसेंट। कंसेंट, और वो कंसेंट हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स ऑपरेशन करने जाते हैं, एक्सेप्शन लेटर लेके जाते हैं। आप जंपिंग डाइविंग के लिए जा रहे हो, वहां पे कंसेंट दी जाती है। लेकिन यहाँ पे कंसेंट थोड़ा डिफरेंट है। कंसेंट का मतलब है कि अगर किसी बच्चे को या अनसाउंड माइंड के पर्सन को
आप उसको सुसाइड करने में हेल्प कर रहे हो, तो वो क्या होगा, बच्चा तो कंसेंट क्रिएट ही नहीं कर सकता, उस केस में वो डेथ ही होगा। When a person gives consent to cause his her death, then it will be culpable homicide. अगर वो मेजर है और फिर उसकी आप हेल्प कर रहे हो सुसाइड करने में, कंसेंट दी है उसने कि मुझे मार दो, और वो मेजर है, तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आएगा। लेकिन अगर माइनर है या अनसाउंड माइंड है, वो कंसेंट कह रहा है कि मुझे मार दो और आप उसको हेल्प कर रहे हो मरने में, सुसाइड करने में, तो वो मर्डर है। अब इसमें एक केस है, यहाँ पे क्या था, एक लड़का 10th में फेल हो गया, 10th में फेल हो गया, वो सुसाइड करना चाहता है, मरना चाहता है। उसकी वाइफ है जो 19 ईयर्स ओल्ड है, वाइफ कहती है कि मरना है मर जाओ, पहले मुझे मार दो फिर खुद मर जाओ, तो वो वाइफ को मार देता है। वाइफ को मार के खुद मरने जा रहा होता है, उससे पहले पुलिस ने अरेस्ट कर लेती है। तो यहाँ पे ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एक्सेप्शन 5 की कैटेगरी। यहाँ पे कुछ एसेंशियल्स हैं। एज ऑफ द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर 18 से नीचे है तो वो क्लियर कट मर्डर ही है, क्योंकि 18 से नीचे अगर माइनर है तो वो कंसेंट फॉर्म नहीं कर सकता, और कंसेंट फॉर्म नहीं कर सकता तो उसकी कंसेंट कोई मैटर नहीं करती, उसको आपने मारा ही। कंसेंट इज गिवन बाय द डिसीज, डिसीज ने कंसेंट दी है, किसी और ने नहीं दी। कंसेंट नीड टू बी फ्री, इट मस्ट बी वॉलंटरी। वो एक चीज। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? नो हाँ, सर। ये जो लास्ट इसमें पॉइंट है सर, द लास्ट पॉइंट कंसेंट नीड्स टू बी फ्री, तो व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन इज, मतलब वॉलंटरी भी हम कर सकते हैं, कैन वी डू? वी कैन नॉट अगर डू। है ना, करेक्ट है, यस यस, ठीक है, लिसन, गॉट इट। नहीं, कंसेंट का मतलब समझो यहाँ पे क्या है। अगर कंसेंट दी ही नहीं है तो मर्डर है। और अगर कंसेंट दे दी देन कि आप मुझे कंसेंट दे मार दी दो, तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अगर वो मेजर है। माइनर होगा तो माइनर की कंसेंट मानी नहीं जाती, क्योंकि ये माना जाता है उसके पास वो है ही नहीं कि वो कंसेंट फॉर्म कर सके, तब भी मर्डर है। दैट एग्जैक्टली, गॉट इट तो सर। हमारा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, वो समझना है कि 299 और 300 में डिफरेंस क्या है। ये हमें समझ में आ रहा है? राइट कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है? एनीवन कैन एक्सप्लेन? सर, इन शॉर्ट आई कैन से इंटेंशनली जो हो रहा है दैट इज अ मर्डर, एंड जो अनइंटेंशनली हो रहा है दैट इज ए कल्पेबल होमिसाइड इन 299 सेक्शन। डू वी ऑल एग्री विद दैट? अभी जैन ने जो बोला वो ये बोला कि अगर इंटेंशनली कर रहा है तो मर्डर है, अनइंटेंशनली कर रहा है तो कल्पेबल होमिसाइड है। दिस इज द स्टेटमेंट। So do we agree with this statement? So it is more related to degree of intention and knowledge rather than just intention. Degree Yeah. of intention and knowledge, that's the correct point. In culpable homicide also intention is there, but the likelihood, the probability is different. In culpable homicide, probability is less. In murder, the probability is 100%, you can say. तो प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या हुआ कि एक रेक वर्सेस गोविंदा, इसमें एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मारा, वो गिर गई, उसके चेस्ट पे पैर रखा और उसके मुंह पे 2-3 घूंसे मारे। अब उसका ब्लीडिंग हुई ब्रेन में और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब ये मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है? कल्पेबल योर से ऑन इट? कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड। अच्छा, बेसिस क्या है हमारा इस पॉइंट का? सर मेरे हिसाब से मर्डर है। मर्डर। मर्डर का सर अगर बेसिस मर्डर क्या है? होता तो सर वो लाइक एक नाइफ लेके या फिर सीधा गन लेके भी उसे शूट कर सकता था ना, अगर उसका ऐसा बट होता तो। अगर वो पंच मार रहा है ऐसे वाइटल पोजीशन पे, क्योंकि सबको पता है कि स्कल कितना वीक होता है एक ह्यूमन बॉडी का, और वो उस पे अगर मुक्के मार रहा है तो वो भी इंटेंशन ही माना जाता है, क्योंकि भाई तुम वाइटल हिस्से पे मारोगे किसी सर भी वो ह्यूमन बॉडी नॉलेज के मानी तो वो जाएगी कि पड़ेगी। सर उसे नॉलेज है कि मर्डर हो सकता है, बट सर इंटेंशन नहीं है, क्योंकि अगर उसका इंटेंशन होता तो चाकू या फिर कुछ उससे भी मार सकता था, गन से, चाकू से। अच्छा, आप एक बट काम करो, आप So it was again on the spot, fight हुआ होगा on the spot, एकदम से उसने करा, and you know hitting on the face doesn't really makes his intention कि उसने murder करने के लिए face पे मारा है, यस सर। तो and अगर on the हम spot हुआ है, उसका जो भी reaction आया है। इसमें ना बहुत सारी चीजें फैक्ट्स में कंफर्म करते हैं कि मेल और फीमेल का हम वहां पे देखेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मेल है उसका बॉडी स्ट्रक्चर, जो फीमेल है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। क्या मेल काफी स्ट्रांग है इस केस में फॉर एग्जांपल, और
अगर वो पूरी ताकत से एक मेल एक फीमेल को सिर पे हेड पे मारा, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आई थिंक जैसे भी उस सिचुएशन में है, डिपेंड करता है, और वो गिरी हुई, उसके चेस्ट पे वो पैर रख के उसको 3 पंच मार। अब हमें जो भी डिसीजन इसमें देना है या जो भी हम डिसाइड करेंगे उसका हमारा लॉजिक होना चाहिए। तो हम ये देखें कि हमारा जो इसमें एक्सेप्शन में तो कौन सी कैटेगरी में आता है, क्या है? अगर एक्सेप्शन की किसी कैटेगरी में आता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड है। अगर वो मर्डर की 4 सिचुएशन में आता है तो वो मर्डर है। मर्डर की 4 सिचुएशन में नहीं आता और कल एक्सेप्शन में भी नहीं आता, तब भी वो कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है। कल्पेबल होमिसाइड की 3 कंडीशन में आ रहा है, तो कौन सी कंडीशन सूट करती है? बेसिस कल्पेबल होमिसाइड है। So it could be Sudden- sudden fight also, it sudden. could be sudden provocation also, and intention तो नहीं है, मतलब he could have जैसे shot किया है या sword से मारा है, that is a proper intention. Just hitting on the face is not बट चेस्ट पे not पैर that रख के, grievous an injury to चेस्ट पे cause पैर death. रख के मुक्के मारना फेस पे, वो चीज उसी चीज पे मानी जाएगी मेरे हिसाब से। तो अगर हम इसका कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 का सेकंड पॉइंट पढ़ें, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, ये कल्पेबल होमिसाइड का पॉइंट 2 है, जिसमें ये वो कह रहा है कि डेथ कॉज्ड हुई है। इंटेंशन क्या है? कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, बॉडीली इंजरी जो दे रहा है उससे मौत हो सकती है। प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है कि मौत हो जाए। हाँ करण आते हैं, एक बार कंप्लीट कर लो उसको। तो प्रोबेबिलिटी है कि मौत हो जाए, उसको नॉलेज बॉडीली इंजरी की जो इंटेंशन है पहुंचाने की, उसको ये मालूम है, क्योंकि अगर किसी के चेस्ट पे पैर रख के और उसको मुक्के मार रहे हो तो डेथ हो सकती है, पर 100% डेथ होगी ये नहीं है। हाँ करण। सर एक बार फैक्ट्स क्लियर कर दो उस केस के, मतलब कि उसको नॉलेज थी वाइटल पॉइंट्स की, वो स्ट्रॉन्गर था, जो भी है। वाइटल पॉइंट्स की नॉलेज की यहाँ जरूरत नहीं है, सिर्फ वाइटल पॉइंट। सर वाइटल पॉइंट्स की नॉलेज की भी जरूरत होती है, जैसे कि कोई यूएफसी फाइटर्स होता तो उसको पहले ऑलरेडी पता होता है कि कहाँ पे मारेंगे तो ज्यादा इंजरी होगी। राइट अच्छा, इसमें हम जब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे जो एक नॉर्मल पर्सन को उस सिचुएशन में जो नॉलेज होगी वो नॉलेज होगी। एक नॉर्मल पर्सन को इतनी नॉलेज है कि अगर आप फेस पे मुक्के मार रहे हो और एक फीमेल के मुक्के मार रहे हो तो उसकी डेथ हो सकती है, लाइकली टू कॉज डेथ, लेकिन 100% डेथ हो जाए ये श्योरिटी नहीं है। यही कंफ्यूजन हुआ और लोअर कोर्ट ने इसमें मर्डर डिक्लेयर किया। लेकिन जब ये अपर कोर्ट पे गया तो उसका मैं कुछ लाइंस आप लोगों को यहाँ पे पढ़वाऊंगा। ये थोड़ी सी चीजें हैं दोनों ही पॉइंट पे। अगर लोअर कोर्ट जो थी उसका डिसीजन यही था कि ये मर्डर है। द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफेंसेस, ये पैराग्राफ पढ़िए। The difference between the two offenses, difference of degree, not of form. The degree of intention and knowledge determine the nature of the offense, whether it is murder or culpable homicide. Where the degree of such intention and knowledge stands at 0, the act causing such death shall be deemed to be negligent and shall amount to neither murder. एक ये पढ़ लो, ये पढ़ना एक लाइन। जस्टिस मेलविल ने हेल्ड किया कि blameworthy under provision 2 section 2 culpable homicide sentence under section A in light of the fact that was caused due to bodily injury which was likely to cause death, but in all the probability it was not confirmed that the death will be caused. इसलिए यहाँ पे इसको culpable homicide not amounting to murder की punishment। क्लियर है? Yes. यस सर। एक चीज होती है जब हम फर्स्ट चीज में ना, हमने एक लेक्चर में एक बात मैंने कही थी कि जब आप लॉ पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिलीजन न्यूट्रल हो जाए। आपका कोई रिलीजन नहीं है, ना आप हिंदू है, ना मुस्लिम है, सिख है, ना ईसाई है। ना ही आप जेंडर न्यूट्रल हो जाए, ना आप मेल है या फीमेल है। क्योंकि कितनी बार हमारे पर्सनल बाइसेस, पर्सनल चीजें हमें इम्पैक्ट डाल देती हैं इस चीजों। तो हमें जब लॉ पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू रीड इट लॉजिकली और लॉजिकली उसको अप्लाई करना है। तो इस सिचुएशन में कितनी बार इमोशनल चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, कितनी चीजें इमोशनली डिस्टर्ब कर सकती हैं। जैसे अब ये कहा कि बहुत सारे लोगों को ये मर्डर लगेगा, मर्डर बहुत फर्स्ट इंस्टेंस में लगेगा उसने चेस्ट पे पैर रख के मारा है तो इतना तो पता ही कि मौत हो जाएगी।
लेकिन जब हम उसे लॉजिकली देखेंगे 299 और 300 का डिफरेंस देखेंगे तो वो क्लैरिटी आ रही है कि 299 का सेकंड पॉइंट जो है, जहां हमने झाड़ियों के पीछे गोली मरवाई थी, वहां भी हमारी नॉलेज थी, हमें लाइकलीहुड तक की डेथ हो सकती, हमें पता था कि डेथ हो सकती अगर वो वहां रहते, लाइकली थी, इंटेंशन भी थी, लेकिन प्रोबेबिलिटी 100% नहीं। जहां हमने चाकू से मारा वहां हमारी प्रोबेबिलिटी 100%। तो वो चीजें हमें थोड़ा उस चीज को देखनी है। अच्छा, जहां पे हमें ना तो इंटेंशन है, अब ये causing death by negligence, whoever causes death of any person by doing any rash and negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment। अब यहाँ पे क्या रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन अब रोड पे आप जा रहे हो, गली में जा रहे हो, 60 की स्पीड से जा रहे हो, छोटी सी गली है, वहां पे लोग भी बैठे हैं, तो किसी की चोट लग सकती है, डेथ हो सकती है। अब जैसे आपका डॉक्टर का था, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन करके उसमें सीजर को या टॉवल को अंदर छोड़ दिया, तो वो नेग्लिजेंस है, उसकी वजह से डेथ हो गई। तो वहां उसकी इंटेंशन नहीं थी, जानबूझ के नहीं किया, पर गलती से केयरलेस तरीके से हो गया, तो उस केस में वो नेग्लिजेंस आएगा, जहां पे ड्यू केयर नहीं है। आगे चलते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो है, इसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चंस भी लिखे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकता है। आगे मूव करें, ये पॉइंट क्लियर है सर? वो हाँ। जो आपने अभी गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था, तो उसके अंदर नेग्लिजेंस मानी जाएगी, क्योंकि गाड़ी तो वो तेज चला ही रहा है बंदा, जब उसे पता ही है कि पतली गली है, कोई भी आ सकता है, कुछ भी है, वो तो नेग्लिजेंस मानी जाएगी, ठीक है सर। नेग्लिजेंस